Spider-Man is one of the most loved characters of Marvel Cinematic Universe. लेकिन 1990s में मार्वल की हालत इतनी ज़्यादा खराब थी कि उन्हें अपने कैरेक्टर्स तक को बेचना पड़ गया था और उन कैरेक्टर्स में से एक था स्पाइडरमैन। बात है 1998 की, जब मार्वल की डील होती है सोनी से। Marvel offered Sony the movie rights of most of his characters like Iron Man, Thor, Captain America, Black Panther and Spider-Man for $25 million. लेकिन सोनी का जवाब था nobody gives a shit about these characters except Spider-Man and they bought Spider-Man for $7 million. तो मार्वल को आखिर अपने चहेते सुपर हीरो को क्यों बेचना पड़ा एंड स्पाइडरमैन में ही ऐसी क्या खास बात थी कि एवरी स्टूडियो वांटेड हिम। तो आज के वीडियो में हम स्पाइडरमैन की इसी जर्नी को देखेंगे। इस कैरेक्टर की शुरुआत आखिर कहां से हुई एंड व्हाई स्पाइडरमैन इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सुपर हीरोज इन द एंटायर वर्ल्ड। चैप्टर 1, इन्वेंशन ऑफ अ न्यू कैरेक्टर। इफ यू आर ए ट्रू मार्वल फैन तो आपने स्टैन ली का नाम तो जरूर सुना होगा। Yes, he was the old man जो मार्वल की हर मूवी में कैमियो करने के लिए फेमस था। Don't make me come down there, you punk. Hey, Gary, how you doing? Marjorie, how are you? But did you know कि he was the original creator of Spider-Man? In 1962, Stanley was looking for an idea to create a new superhero. इसने सुपरहीरो को एक एडल्ट बनाने की जगह he wanted कि उनके कहानी का हीरो कोई टीनेजर हो, एक ऐसा टीनेजर जिसकी पर्सनल लाइफ में भी अपने खुद के प्रॉब्लम्स, खुद के स्ट्रगल्स हो। एंड इसी दौरान उनकी नजर पड़ती है एक स्पाइडर पर who was crawling up the wall in the Marvel office. And that's how he created Spider-Man, जो कि दीवारों पे चढ़ पाए एंड छत से भी लटक पाए। लेकिन स्टैनली ने जब अपने इस नए बनाए कैरेक्टर को जाके अपने पब्लिशर को दिखाया तो उन्होंने इसे पब्लिश करने से साफ मना कर दिया, ये कह के कि लोग वैसे भी कीड़े मकोड़ों को पसंद नहीं करते, तो एक स्पाइडर की कहानी कौन ही देखेगा। एंड वैसे भी टीनेजर्स सिर्फ साइड किक बन सकते हैं, मेन सुपर हीरोज नहीं बन सकते। तो उस टाइम पर स्पाइडरमैन को अपनी खुद की कॉमिक बुक नहीं मिल पाई, लेकिन फिर भी स्टैनली ने हार नहीं मानी। उस टाइम पर मार्वल की एक कॉमिक बुक हुआ करती थी अमेजिंग फैंटेसी नाम से, जो कि जल्दी बंद होने वाला था क्योंकि लोग उसे ज्यादा पढ़ते नहीं थे। उस कॉमिक बुक के इशू नंबर 15 में स्टैनली ने स्पाइडरमैन को पब्लिश कर दिया, जस्ट ये टेस्ट करने के लिए कि आखिर लोग इस पर रेस्पॉन्ड कैसे करते हैं। एंड यू विल बी शॉक्ड टू नो कि अमेजिंग फैंटेसी, जो कि एक फ्लॉप कॉमिक बुक सीरीज थी, उसका इशू नंबर 15 वाज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल कॉमिक बुक्स फॉर मार्वल। ये नंबर्स देख के मार्वल के पब्लिशर ने स्टैनली को जल्दी से अपने कैबिन में बुलाया और स्पाइडरमैन को अपनी खुद की कॉमिक बुक सीरीज दी। इसके 7 महीने बाद इन मार्च 1963 रिलीज होती है स्पाइडरमैन की खुद की कॉमिक बुक द अमेजिंग स्पाइडरमैन। चैप्टर 2, ब्रेक थ्रू इनटू एनिमेशन। स्पाइडरमैन के फर्स्ट कॉमिक बुक रिलीज के 5 साल बाद हम उसे देख पाते हैं इन एनिमेशन फॉर्मेट। द ईयर वाज 1967। इस टाइम पर अमेरिकन घरों में टीवी बहुत ज्यादा फेमस हो रहा था। लोगों को, खास करके बच्चों को, देखने के लिए कुछ नया चाहिए था। एंड उस टाइम पर स्पाइडरमैन पहली बार टीवी पर आया था इन द फॉर्मेट ऑफ एन एनिमेटेड शो। ये शो एबीसी नेटवर्क चैनल पर आया करता था हर शनिवार सुबह 10 बजे। और क्या आपको पता था कि स्पाइडरमैन का ये जो फेमस थीम सॉन्ग है, दिस वाज द इंट्रो ऑफ द एनिमेटेड सीरीज फ्रॉम 1967। और 2015 में इसी गाने को हिंदी में डब करके एज ए मीम डाल दिया गया था। स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन तूने चुराया मेरे दिल का चैन, देख के तेरे करतब यारा मैं तो बन गई तेरी फैन। ये टीवी शो करीब 3 साल तक चला था और 1970 में इसे बंद कर दिया जाता है क्योंकि इसके प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा खर्चा लग रहा था एंड द स्टूडियो वाज नॉट मेकिंग दैट मच प्रॉफिट फ्रॉम इट। बट डिड यू नो कि स्पाइडरमैन का जो ये फेमस मीम है जिसमें 3 स्पाइडरमैन एक दूसरे को उंगली दिखा रहे हैं, दिस वाज ओरिजिनली फ्रॉम द 1967 एनिमेटेड सीरीज। एंड ओरिजिनल एपिसोड में तो 2 ही लोग थे, एक तो खुद स्पाइडरमैन था, दूसरा एक विलन था जो कि स्पाइडरमैन को इम्पर्सनेट करके उसका नाम खराब करने की कोशिश कर रहा था। That man's an imposter. That man is the imposter. There can't be 2 Spider-Men. लेकिन बाद में जब इंटरनेट आया और लोगों ने इस पे और भी ज्यादा मीम्स बनाने लगे तो ये इवॉल्व होते होते 2 से 3 स्पाइडरमैन बन गया। एंड इस मीम को बाद में नो वे होम के अंदर भी रिक्रिएट किया गया था। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि कैसे ये कैरेक्टर लाइव एक्शन में आया। बट लेट्स कम बैक टू द एनिमेटेड शोज। तो 1970s में जब स्पाइडरमैन का शो बंद हुआ तो फिर से उसको बनाया गया था इन 1994 और स्पाइडरमैन द एनिमेटेड सीरीज। 1967 के कंपैरिजन में इसके एनिमेशन क्वालिटी को और भी ज्यादा इम्प्रूव किया गया था। लेकिन 1990s में जो बच्चों के लिए शोज आया करते थे
those were quite simple in terms of story. For example, अगर किसी एपिसोड में एक शो की कहानी शुरू हो रही है तो उसी एपिसोड के एंड तक उस कहानी को रैप अप कर दिया जाएगा एंड द सेकंड एपिसोड विल स्टार्ट विद अ फ्रेश न्यू स्टोरी. फॉर एग्जांपल स्पॉन्जबॉब स्क्वायरपैंट्स या फिर करेज द कावर्डली डॉग जैसे कार्टून्स ऐसे पैटर्न को फॉलो किया करते थे. एंड इस टाइप ऑफ स्टोरी टेलिंग में कोई गलत बात नहीं है. दीज टाइप ऑफ एपिसोड्स वर वेरी इजी फॉर द किड्स टू वॉच एंड अंडरस्टैंड. लेकिन स्पाइडरमैन ने अपने शो के साथ एक छोटा सा रिस्क लिया. स्पाइडरमैन ने क्या किया था कि ऐसे एपिसोड वाइज फॉर्मूला को फॉलो करने की जगह वो एक स्टोरी को 3 से 4 एपिसोड तक दिखाते थे और ये फॉर्मेट बच्चों को काफी पसंद आया था. ऑन टॉप ऑफ दैट दे इंट्रोड्यूस्ड मोर कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स लाइक वेनम जो कि बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी पसंद आया था. एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स मेड स्पाइडरमैन वेरी फेमस अक्रॉस द वर्ल्ड. लेकिन इतना फेमस होने के बाद भी स्पाइडरमैन की जर्नी आसान तो नहीं रही थी, व्हिच वी विल सी इन चैप्टर 3 Bankruptcy and Sony. 1990s में मार्वल का सबसे ज्यादा पैसा बनता था कॉमिक बुक्स बेच के और उस टाइम पर कुछ ऐसे लोग थे जो कि कॉमिक बुक्स के जो रेयर एंड स्पेशल एडिशंस होते हैं उनको खरीदेंगे और बाद में हायर प्राइस में बेच देंगे बिकॉज दोस कॉमिक बुक्स वर क्वाइट रेयर और लोग उनके लिए ज्यादा पैसा पे करते थे. तो मार्वल ने इस पूरी चीज को नोटिस किया एंड सोचा कि अगर हम इन रेयर एंड स्पेशल एडिशंस को ज्यादा से ज्यादा प्रिंट करने लगे तो people will buy them more and will be rich, right? Right? और उस टाइम पे मार्वल को ये आइडिया बहुत सही लगा था एंड दे टुक अ ह्यूज लोन टू प्रिंट ऑल ऑफ दीज कॉमिक बुक्स. तो जब इतने सारे रेयर कॉमिक बुक्स मार्केट में एक साथ आए तो उनकी रेयरिटी कम हो गई एंड पीपल स्टॉप बाइंग देम एंड इस चीज से मार्वल को बहुत बड़ा लॉस हुआ एंड दे हैड टू डिक्लेयर बैंकरप्सी. उस टाइम पे मार्वल को कैश फ्लो की बहुत ज्यादा जरूरत थी एंड दे स्टार्टेड सेलिंग देयर कैरेक्टर्स टू अदर स्टूडियोज. दे वेंट टू सोनी एंड ट्राइड टू सेल स्पाइडरमैन, आयरन मैन, थॉर, कैप्टन अमेरिका एंड ब्लैक पैंथर फॉर $25 million. But Sony's reply was brutal. They said nobody gives a shit about these characters except Spider-Man. And they bought Spider-Man for $7 million. लेकिन एक शर्त पे. मार्वल ने अपने कॉन्ट्रैक्ट में एक कंडीशन रखी थी कि सोनी अगर हर 7 साल में एक स्पाइडरमैन मूवी नहीं बनाती तो स्पाइडरमैन के सारे राइट्स मार्वल के पास वापस आ जाएंगे फॉर फ्री. Maybe that's why हमें इतने सारे वर्जन्स दिखे स्पाइडरमैन के like Tobey Maguire, Andrew Garfield and the latest Tom Holland वाला स्पाइडरमैन. Which brings us to chapter number 4, entry into live action. तो मार्वल और सोनी के इस कॉन्ट्रैक्ट के चलते सोनी को कैसे भी करके स्पाइडरमैन के ऊपर मूवीज तो बनानी ही थी. लेकिन ये चीज बहुत ज्यादा रिस्की थी क्योंकि इससे पहले जितने भी सुपर हीरो मूवीज आए थे दोज वर नॉट फाइनेंशियली दैट मच प्रॉफिटेबल. क्योंकि उस टाइम पर लोगों के ऐसे परसेप्शंस बने हुए थे कि सुपर हीरो मूवी है तो बच्चों के लिए ही होगी. तो 2002 में सोनी लेके आती है स्पाइडरमैन की खुद की मूवी डायरेक्टेड बाय सैम रेमी. इसमें टोबी मैगवायर स्पाइडरमैन का रोल प्ले करते हैं एंड डायरेक्टर ने मूवी के अंदर पीटर पार्कर के इमोशनल लाइफ पर काफी ज्यादा फोकस किया था, मेकिंग द मूवी मोर मैच्योर रादर देन गोइंग टुवर्ड्स अ किड्स मूवी. प्लस इसमें जिस क्वालिटी की CGI का यूज किया गया था 2002 के हिसाब से दैट वाज माइंड ब्लोइंग. ऑडियंस को मूवी काफी पसंद आई थी एंड इसने करीब $820 million तक कमाया था. फिर 2004 में स्पाइडरमैन 2 आती है which focuses on the balance between Peter Parker's life and Spider-Man's duties. इसी बीच स्पाइडरमैन अपने पावर्स को भी खो देता है and he also had to deal with Dr. Octopus as villain. This movie made about $800 million and a third movie for Spider-Man was greenlighted by Sony. लेकिन इसी मूवी से सैम राइमी एंड सोनी के बीच में प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं. मूवी के प्रोड्यूसर्स ने राइमी को फोर्स किया था स्पाइडरमैन 3 के अंदर वेनम को ऐड करने के लिए एंड इसी वजह से राइमी और प्रोड्यूसर्स के बीच में क्रिएटिव डिफरेंस आ गया था. लेकिन फिर भी मूवी के अंदर हमें वेनम देखने के लिए मिला एंड मूवी ने अबाउट $900 million तक कमाया था. स्टिल आगे जाके ये क्रिएटिव डिफरेंसेस created a huge problem for Sony. मे बी इसी वजह से स्पाइडरमैन 4 बनते रह गई. स्पाइडरमैन 4 में रिटर्न होने के लिए टोबी मैगवायर एंड सैम राइमी दोनों के कॉन्ट्रैक्ट्स भी साइन हो रखे थे. लेकिन सोनी के जो प्रोड्यूसर्स थे उनकी तरफ से एक स्ट्रिक्ट डेडलाइन दिया गया था टू कंप्लीट द मूवी व्हिच वाज May 2011 एंड सैम राइमी को बार स्क्रिप्ट में चेंजेस करने पड़ रहे थे. एग्जिस्टिंग कहानी से वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे. ऑन टॉप ऑफ दैट एक स्ट्रिक्ट डेडलाइन के चलते उन्होंने बीच में ही मूवी छोड़ दी और स्पाइडरमैन 4 को हमेशा के लिए स्क्रैप कर दिया गया. फिर सोनी ने स्पाइडरमैन के कैरेक्टर को फिर से रिबूट किया विद अ न्यू एक्ट इन द मूवीज द अमेजिंग स्पाइडरमैन 1 एंड 2. मूवी के लीड रोल में थे एंड्रू गारफील्ड एंड एमा स्टोन.
ऑडियंस को दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री काफी पसंद आ रही थी, बट द डायरेक्शन एंड द ओवरऑल मूवीज वर काइंड ऑफ ओके। तो बॉक्स ऑफिस में ये इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाई एंड 2 पार्ट्स के बाद ही इस फ्रेंचाइजी को बंद कर दिया गया। Which brings us to chapter number 5 of Spider-Man's journey, coming home to Marvel. 2014 में जब द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 इतना अच्छा नहीं चल रहा था तो सोनी नीडेड समथिंग न्यू। वो चाहते थे कि किसी नए एक्टर को कास्ट करके स्पाइडरमैन की स्टोरी को फिर से रिबूट किया जाए, लेकिन अब तक सोनी ने ये 2 बार कर रखा था एंड सेम चीज बार बार देख के ऑडियंस भी बोर हो चुकी थी। एंड इस टाइम पे मार्वल की सिनेमैटिक यूनिवर्स काफी अच्छी चल रही थी एंड दे वांटेड टू इंक्लूड स्पाइडरमैन इन देयर मूवीज। तो एमसीयू की जो हेड हैं केविन फ्राइगे, वो सोनी के एग्जीक्यूटिव से मिलते हैं और उनके बीच में एक डील होती है। डील ये थी कि मार्वल चाहे तो स्पाइडरमैन को अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर इंक्लूड कर सकता है, लेकिन एमसीयू के अंदर जो स्पाइडरमैन की सोलो मूवीज बनेंगी उन पे पूरा पैसा सोनी लगाएगी और बॉक्स ऑफिस से जितना भी प्रॉफिट आएगा वो भी सोनी लेके जाएगी। इसके बदले मार्वल स्पाइडरमैन को अपने यूनिवर्स के अंदर रख सकता है, अपने एवेंजर्स जैसी मूवीज के अंदर भी यूज कर सकता है और स्पाइडरमैन के जो टॉयज एंड मर्चेंडाइज बेच के जितना भी प्रॉफिट आता है वो रख सकता है। This was a win-win situation for both Marvel and Sony. Marvel को स्पाइडरमैन मिल रहा है और सोनी को बॉक्स ऑफिस से पैसा मिल रहा है। On top of that, Marvel और सोनी की जब डील हुई थी in 1998 कि हर 7 साल में एक स्पाइडरमैन की मूवी आनी ही चाहिए, इसका प्रेशर सोनी से थोड़ा सा कम हो गया क्योंकि Marvel was already making these movies and it was produced by Sony। तो सोनी के वो 7 साल के टाइम स्पैन को हर बार रीसेट कर देता था। So this was a win-win situation for both. If we come back to Marvel, और Marvel चाहती तो स्पाइडरमैन के ऊपर फिर से एक ओरिजिन स्टोरी वाली मूवी बना सकती थी, but they knew कि स्पाइडरमैन की ओरिजिन स्टोरी को लोग बहुत बार देख चुके हैं एंड सबको पता है कि स्पाइडरमैन को कैसे अपने पावर्स मिले। So they directly included him in Captain America's Civil War movie. This time the face of Spider-Man was Tom Holland. तो स्पाइडरमैन को हम उसकी सोलो मूवीज, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर एंड एंड गेम जैसे मूवीज के अंदर भी देख पाते हैं एंड ऑल ऑफ दीज मूवीज मेड हिम वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर्स ऑफ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। But Spider-Man is not the only character who is really famous in MCU. There are other characters as well, like Iron Man. If you are a fan of him and you want to know कि टोनी स्टार्क ने अपने लाइफ टाइम में क्या सारी गलतियां की थी एंड इन गलतियों की वजह से कैसे उसका सूट हर बार अपग्रेड होता गया, then click on this video here.